हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। तो हम लोग इंडस्ट्री का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब हमारे कुछ इंडस्ट्री के पार्ट बच भी गए हैं और कुछ हैं जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे आए हुए हैं, बट वी हैव नॉट डिस्कस देम येट। तो हम तो हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही क्विकली इन सभी इंडस्ट्रीज़ को जरा गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को लेकर के। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब क्या है? वो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, यानी एग्रीकल्चर से एनीवे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को पहले डिफाइन करते हुए कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर दोज इंडस्ट्रीज दैट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल। दीज इंडस्ट्रीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी। अब ये कैसे इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रही है? जैसे एम्प्लॉयमेंट के तरीके से, इनकम जनरेशन के तरीके से एंड ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट को लेते हुए। तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे या फिर उनके रॉ मटेरियल से बेस्ड होंगे वो हो जाएंगे। कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? जैसे एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकती है, जो टेक्सटाइल जैसे सिल्क हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, इससे रिलेटेड हो गई। दूसरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जैसे कि जैम हो गया या फिर सीरियल्स हो गए, ओट्स हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। शुगर इंडस्ट्री हो गई जो शुगर केन से रिलेटेड रहेगी। पेपर इंडस्ट्री हो गई जो कि वुड, बैम्बू या फिर जो हमारे पास में मोलासेस वगैरह होते हैं उनके थ्रू यहाँ पर बन जाती है। टी एंड कॉफ़ी की इंडस्ट्री हो गई, रबर की इंडस्ट्री हो गई और टोबैको की इंडस्ट्री हो गई। ये बेसिकली टोबैको की जो इंडस्ट्री वगैरह होती है ये सब चली जाती है, जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है उस कॉटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत चली जाती है। तो ये सब हमारे पास में टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंडर में चली जाती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनकम जनरेशन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसको हमें कन्वर्ट करने के लिए हो जाती है। हमारे पास में कई सारे चैलेंजेस होते हैं जो हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। अब जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ है ये एग्रीकल्चर पर बेस्ड होंगी और अगर एग्रीकल्चर हमारा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो ऑब्वियसली ये जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है ये भी अच्छी परफॉर्म नहीं करेंगी। साथ में टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट एक्सेस, कुछ पार्ट और यहाँ पर जो ऐड कर सकते हैं वो है कि हमारा इंटरनेशनल जो प्रेशर होता है, इंटरनेशनल जो यहाँ पर कंपटीशन होती है, तो इंटरनेशनल कंपटीशन हो गई। प्लस साथ ही साथ में जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने में यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के नाम पर, कहीं ना कहीं जो हमारा एक्सपोर्ट फॉरेन मार्केट में जो हमारी डिमांड है, हमारे जो गुड्स हैं उनकी, वो उतनी नहीं रहती है। बाकी गवर्नमेंट सपोर्ट के नाम पे हम सब्सिडी और इंसेंटिवाइजेशन करते रहते हैं। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट हो गई, रिसर्च डेवलपमेंट हो गई, HSN कोड हो गया, ये सारे पार्ट आप लिख करके दिखा सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में, एंड दैट इज हाउ यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टाइप ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज और इनके बेसिस राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, या यूपी पूछा जा सकता है या बिहार पूछा जा सकता है, कोई भी इस तरीके से एक रीजन के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको प्राइमरली ये पता होना चाहिए टाइप ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज़ क्या क्या हैं। और मेनली जितने हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स अगर आप देखेंगे तो नॉर्दर्न स्टेट्स में हमारे लगभग हर जगह पर एक सिमिलैरिटी देखने को मिल ही जाएगी। जैसे अगर हम लोग रूरल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें तो रूरल इंडस्ट्रीज़ हमारी हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री के फॉर्मेट में देखने को मिल जाती हैं। हैंडीक्राफ्ट में जैसे टेक्सटाइल एंड हैंडलूम्स के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब यहाँ पर राजस्थान गुजरात के बारे में बात किया गया है तो राजस्थान गुजरात की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके जो टेक्सटाइल जोन है, ग्रोथ पोल है, उसके बारे में लिख देंगे। वही अगर मान लेते हैं यूपी बिहार के बारे में पूछा जाता तो हम लोग यहाँ पर यूपी बिहार के जो ग्रोथ पोल एरियाज़ हैं उनके बारे में लिख देते हैं। इसके अलावा पॉटरी हो गई, सिरामिक्स हो गई, ज्वेलरी हो गई, मेटल क्राफ्ट हो गई, ये सब तो खैर हमारे राजस्थान वाले एरिया में ज़्यादा आगे मतलब फेमस हैं। वही अगर मान लेते हैं हम लोग इंडियन साइड मतलब कि हमारे यूपी के साइड में बात करेंगे तो हम लोग इसकी जगह पर टेराकोटा का नाम लिखेंगे। टेराकोटा का मतलब मेंशन कर दिया जाएगा अगर यूपी में है। अगर हम बिहार में हैं तो यहाँ पर हम मधुबनी के बारे में बात कर लेंगे, तो दिस इज़ मधुबनी का हो गया। तो इस तरीके से स्टेट ओरिएंटेड यहाँ पर हमारी रूरल इंडस्ट्रीज़ हो जाएंगी। दूसरा हो गया जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। अब हमें पता है कि नदर्न एरिया में हमारी जो एग्रीकल्चर है कहीं ना कहीं वो लगभग एक सिमिलैरिटी सी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हम ऑयल एक्सट्रैक्शन हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया और फूड प्रोसेसिंग हो गई, ये सब आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि दीज आर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज विच आर एक्टिंग एज अ रूरल इंडस्ट्री। इसके अलावा माइनिंग एंड मिनरल इंडस्ट्री हो गई। जैसे हम राजस्थान के एरिया में तो स्टोन और मार्बल के बारे में हो जाएगा, सॉल्ट प्रोडक्शन के बारे में हो जाएगा। वही मान लेते हैं अगर यूपी के एरिया में है तो यहाँ पर जो यूपी के मिनरल्स हैं जैसे सोनभद्र वगैरह में हमें डायमंड की माइनिंग देखने को मिल जाती है। प्लस
आप यहाँ पर दिखा सकते हैं थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह हैं। तो ये आप यूपी और बिहार में फिर माइनिंग के हिसाब से यहाँ पर हमें बताना पड़ जाएगा। फिर हमारी टूरिज्म रिलेटेड कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, जैसे हैंडीक्राफ्ट पर टूरिस्ट हो गया। अब हमें पता है कि चाहे यूपी हो या बिहार हो या राजस्थान हो या गुजरात हो, हर जगह पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी हैं, टूरिज्म प्लेसेस हैं, टूरिस्ट एरियाज़ मेनली हैं। तो ये कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट सॉवरिनियर शॉप के तौर पे देखने को मिल जाती है। अब आखिर में क्या बेसिस होती है ये रूरल इंडस्ट्री की? कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्स, कल्चरल हेरिटेज, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, यही मेन हमारे इम्पॉर्टेंट वो बेसिस होते हैं जिन पर हमारी रूरल इंडस्ट्रीज बेस्ड होती है। तो ये आप स्टेट का नाम डिफर करके यू कैन इजिली मैनेज नाउ। नेक्स्ट हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्री को लेकर के है। अब सीमेंट जो होती है प्राइमरली वो जिप्सम से बनी होती है, जिप्सम, और ये प्राइमरली जो जिप्सम है हमें राजस्थान के एरिया में ही देखने को मिलता है। तो ये जो हमारी सीमेंट इंडस्ट्री है प्राइमरली रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है। यहाँ पर हमें लाइमस्टोन और लाइमस्टोन के साथ साथ जिप्सम और इससे रिलेटेड जो जो मटेरियल होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो लाइमस्टोन रिजर्व्स है ये हमें प्राइमरली राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका के एरिया में देखने को मिल जाती है। और इसी वजह से जो सीमेंट प्लांट्स हैं दे आर कंसंट्रेटेड इन दीज रीजन ओनली। अब इसके लिए स्मेल्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसकी जो मेटलर्जी होती है उसमें एक स्मेल्टिंग प्रोसेस होती है। तो जो स्मेल्टिंग प्रोसेस होती है उसमें हमें एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है और वो कोयले से आता है। तो कोयला भी कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट एनर्जी सोर्स के तौर पर इस सीमेंट इंडस्ट्री में काम करता है। और इसी वजह से ये जो प्लांट है वहाँ पर लोकेटेड होते हैं जहाँ पर हमें कोल माइंस वगैरह भी देखने को मिल जाती हैं। सो जो कोल रिच एरियाज़ हैं वो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और इसी वजह से यहाँ पर भी हमें सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट प्लांट काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं। कटनी वगैरह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसके अलावा मार्केट की प्रॉक्सिमिटी को भी देखा जाता है कि कैसे हमारा जो मार्केट है, हाउ वेल दिस इज कनेक्टेड विद द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। सो सीमेंट इज़ अ बल्की एंड हैवी प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्या है, इनकी ट्रांसपोर्टेशन करने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि अगर हल्की सी भी ह्यूमिडिटी इसको मिली तो सीमेंट खराब हो जाएगा। मिट्टी मतलब अगर पानी मिलेगा तो फिर ये हार्ड हो जाएगा और फिर मटेरियल ख़राब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें इसको इस तरीके से लोकेट करना होता है विच इज़ ईजिली कनेक्टेड विद द मेजर एरियाज़। तो मेजर एरिया में जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, इन एरियाज़ में भी हमें लोकल डिमांड के बेसिस पर इसे हैंडल करना होता है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज सीमेंट इंडस्ट्री हमारा फ्लॉप होने का काफ़ी डर रहता है। वाटर की अवेलेबिलिटी, जो सीमेंट इंडस्ट्री है ये वाटर इंटेंसिव प्रोसेस के थ्रू होकर के गुजरती है, और इसी वजह से ये नॉर्मली उन एरियाज़ में भी डेवलप होती है जहाँ पर रिवर, लेक या रिजर्वायर या किसी तरीके से पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो नॉर्मली अगर हम इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट देखें, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर हमें सीमेंट इंडस्ट्री की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिल जाती है। तो ये जो एरियाज़ हैं ज़रा इनका नाम ध्यान रखना है, क्योंकि हमें नॉर्मली जो इंडस्ट्री है वो मेनली इसी इलाके में ही देखने को मिल रही है। बाकी जो रॉ मटेरियल है दिस इज़ अवेलेबल इन द एरिया ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड कर्नाटका। ये ध्यान रखना है कि रॉ मटेरियल और जो इंडस्ट्री है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर लोकली जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो थोड़ा अलग अलग तरह के हैं। अगर हम इसके रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो नदर्न साइड में अगर देखते हैं तो राजस्थान जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा ये मेन एरियाज़ हैं। सदर्न रीजन में अगर चले आते हैं, सदर्न रीजन में हमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका ये हमारे की प्लेयर के तौर पे देखने को मिल जाता है, बिकॉज अगेन यहाँ पर भी रिच लाइमस्टोन डिपॉजिट्स देखने को मिल जाते हैं। वेस्टर्न एरिया में गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया हो जाता है, कच्छ, पोरबंदर, चंद्रपुर ये सब एरियाज आ जाते हैं। ईस्टर्न एरिया में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का एरिया आ जाता है, और सेंट्रल एरिया में हमें मध्य प्रदेश का मेन एरिया देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे कटनी हो गए, मैहर हो गया, सतना हो गया, ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर प्राइमरली सीमेंट इंडस्ट्री लोकेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास में आती है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री को लेकर के। अगर हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को देखें तो दिस इज नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इसके अलावा पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, प्लाईवुड इंडस्ट्री, फर्नीचर, टिम्बर ये सब हमें देखने को मिल जाता है। जो हमारे नॉन टिम्बर बेस्ड होते हैं उसमें लाख जैसे चूड़ियाँ बनती हैं, लाख की चूड़ियाँ होती हैं, रेजिन हो गया, और बाकी इसेंशियल ऑयल्स वगैरह जो होते हैं ये सब देखने को मिल जाते हैं। रबर हो गया, रबर भी यहाँ से बनता है। अब इसकी जो लोकेशनल पैटर्न होती है वो कई चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे एक तो रॉ मटेरियल पर अवेलेबिलिटी, दूसरा इन्वायरमेंटल रेगुलेशन और सोशो इकोनॉमिक जो डायनामिक्स है उस पर रिलेटेड होती है। अगर बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी टू फॉरेस्ट को लेकर के, सो यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे नदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया। अगर हम नदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को देखें तो यहाँ पर जैसे उत्तराखंड, हिमाचल का एरिया हो गया, या असम, अरुणाचल, नागालैंड का एरिया हो गया, यहाँ पर हमें फॉरेस्ट के काफ़ी सारे रिसोर्सेज देखने को मिल जाते हैं।
सिमिलरली सेंट्रल इंडिया में देखेंगे तो दंडकारण्या फॉरेस्ट है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड इस एरिया में आ गया। वेस्टर्न घाट में देखते हैं तो वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, जो आपका नीलगिरी पूरा का पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंस है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेसिबिलिटी को लेकर के। और खैर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है हर एक इंडस्ट्री के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा होना ही होना चाहिए, प्लस साथ में एक्सेसिबिलिटी यानी रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन का जो नेटवर्क है वो भी आपको अच्छा देखना होगा। और इसी वजह से जो पेपर इंडस्ट्री जैसे हो गई वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में, ये पोर्ट के अवेलेबिलिटी के कारण से ज़्यादा डेवलप हो रखी है। सिमिलरली इन्वायरमेंटल रेगुलेशन और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस दे आर ऑल्सो प्लेइंग वेरी वेरी की इंपॉर्टेंट रोल। बाकी अगर हम प्रोडक्शन के बारे में देखें, फॉरेस्ट बेस्ड जो होती हैं, तो फॉरेस्ट बेस्ड जो होती हैं दे आर शिफ्ट टू प्लांटेशन बेस्ड रॉ मटेरियल। अब जहाँ जहाँ पर भी हमें प्लांटेशन मिलती है यानी फॉरेस्ट वगैरह मिलते हैं, वहाँ पर हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन देखने को मिल जाती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट का हो गया या तमिलनाडु, कर्नाटका के एरिया में हो गया जो नीलगिरी वाला एरिया है। दूसरी होती है डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल टिम्बर प्रोडक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर इलीगल कटिंग ऑफ द ट्री होती है और इस कारण से हमें ये चीज़ थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल जा रहा है। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उसकी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जैसे बैम्बू हो गया, लाख हो गया, रेजिन हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स हो गया, रबर हो गए, ये सब एरियाज़ में देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गई, इन्वायरमेंटल एंड मार्केट चैलेंज हो गया, ये सब तो जनरल से एलिमेंट है, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर के है। अब ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है प्राइमरली वो एल्युमिनियम बेस्ड इंडस्ट्री या फिर जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इसी से रिलेटेड होती है। ये एक बात यहाँ ध्यान रखनी है हमेशा कि यहाँ पर आपको हमेशा एग्लोमरेशन पर ध्यान देना है, बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज एग्लोमरेशन बेस्ड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया में देखने को मिल रहा है उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल डायनेमिक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जैसे ही हम लोगों ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया और गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर के आए, इससे हमें मेजर चेंज देखने को मिला। जैसे 1991 का जब रिफॉर्म हुआ तो इससे FDI आया, इंपोर्ट ड्यूटीज़ में रिडक्शन हमें देखने को मिल रहा है। जो ग्लोबल प्लेयर्स ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो भी इंडिया में आए। जैसे आज के डेट में देखेंगे तमाम है, पहले क्या है, हिंदुस्तान की एक गाड़ी आती थी प्रीमियर करके, केवल वही थी, फिर मारुति आती है, और आज की डेट में देखेंगे देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, जैसे फोर्ड का हो गया या BM हो गई, BMW हो गई, ऑडी हो गया, मर्सिडीज़ हो गया, इसके अलावा आपका किया हो गया, Hyundai हो गई, है ना, देयर आर सो मेनी, स्कोडा हो गया। तो देयर आर सो मेनी ब्रांड, और कहीं ना कहीं अब परचेजिंग भी लोगों की बढ़ गई है और इस वजह से दे हैव नाउ बिकम, अब ये सब गाड़ियाँ दे हैव बिकम अफोर्डेबल टू देम। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में जैसे लोग पहले एक गाड़ी रखते थे, आजकल 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ रखने का भी प्रचलन हो गया है। दूसरा मेक इन इंडिया, कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया के कारण से टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लैंड एक्विजिशन ईजी हो गई है, लेबर लॉज भी स्ट्रीमलाइन हो गए हैं, तो इससे अब एक अच्छा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनते जा रहा है। इसके अलावा ऑटोमोटिव मिशन प्लान भी है, जहां हम गाड़ियों को और मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, ज़्यादा बना रहे हैं, जिससे हमारा ऑटो इंडस्ट्री जो है वो GDP के साथ में जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ते जा रहा है, एक्सपोर्ट हमारी इन्हेंस हो रही है, और साथ ही साथ में इंडिया जो है व्हीकल प्रोडक्शन में ग्लोबल लीडर बनते जा रहा है। वही अगर बात करते हैं जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है, ये भी हमारा बढ़ते जा रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, और यूथ की जो डायनामिक्स है वो भी बढ़ रही है। इसी वजह से देखेंगे जो यूथ होते हैं उनको एक क्या बोलेंगे, एक मन भी होता है, बेसिकली क्या बोलेंगे उसको कि शौक होता है, शौक में बेसिकली गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर एंड इंजीनियरिंग टैलेंट हो गया कि अब हम लोग स्किल्ड वर्कफोर्स पर काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस भी आ गए हैं। वेल डेवलप्ड ऑटोमेटिव इकोसिस्टम बन गया है, जहां पर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और यहाँ पर प्राइमरली जो है एक एग्लोमरेशन का मेन आइडिया देखने को मिल रहा है। देयर इज अ सेपरेट रिसर्च विंग जो कि इन सारी चीज़ों को देखती है। बाकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। अब अगर देखेंगे इंडिया, तो इंडिया से जो गाड़ियाँ हैं वो अफ्रीका में भी जाती हैं, सेंट्रल एशिया में भी जाती हैं, नेपाल वगैरह में भी जाती हैं। बाकी हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कई सारे कंट्रीज़ के साथ में कर रखे हैं, जिससे कि अब हमारा जो प्रोडक्शन है, जैसे Hyundai हो गई या निसान हो गया, अब है तो ये मतलब क्या नाम है, आई थिंक कोरियन कंपनी है ना, कोरियन नहीं जापानीज़ कंपनीज़ हैं। ये जापानीज़ कंपनीज़ जो है इंडिया में प्रोडक्शन होती है, लेकिन फिर अल्टीमेटली मार्केट में बाहर भी भेज दिया जाता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन हो गया, फोकस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल, आज के डेट में हम लोग फेम इंडिया के बेसिस पर फोकस कर रखे हैं। अडॉप्शन टू इंडस्ट्री 4.0, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका आपको मेंशन करना होगा, पेपर नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
फिर हमारे पास एफडीआई आ जाती है। सो दिस इज़ चूँकि बहुत अट्रैक्टिव एक मार्केट है ऑटोमोबाइल सेक्टर इन इंडिया, और इसी वजह से लोग आ रहे हैं। आप लोगों को एक छोटा सा केस स्टडी में बताता हूँ किया मोटर्स को लेकर के। अब जैसे किया की जो गाड़ियाँ हैं वो आपको ऑल ओवर इंडिया देखने को मिल जाएगी। किया आई थिंक यूएस की ब्रांड है, तो ये ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड देखने को मिलेगी। लेकिन किया इंडिया में एंटर नहीं किया था। किया जो है इंडिया में एंटर करने से पहले इंडिया के मार्केट को पहले यहाँ पर रीड किया। इन्होंने रीड किया तो ये देखा कि इंडिया की मार्केट पहले बजट फ्रेंडली गाड़ियाँ खोजती हैं, दूसरी फैसिलिटीज़ खोजती हैं, तीसरी लग्जरी खोजती हैं। लग्जरी का मतलब हो गया कि सस्ते में लेकिन बढ़िया दिखना चाहिए, लुक वाइज काफ़ी अच्छा होना चाहिए लुक पर। तो इस वजह से अल्टीमेटली यहाँ पर किया ने अपना 2 ब्रांड निकाला, सेल्टॉस एंड सोनेट निकाला था। फिर उसके बाद से कैरेंस निकाला, और इस तरीके से तमाम गाड़ियाँ बाद में निकाली गई। लेकिन प्राइमरली इन्होंने पहले मार्केट का सर्वे किया, मार्केट को रीड किया, और इनको पता चला कि यार 2 तरीके का मार्केट है। एक मार्केट है जो 10 लाख वाली रेंज का है, और एक मार्केट है जो 20 लाख वाली रेंज का है। 10 लाख वाली रेंज में जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं वो चले जाते हैं, और 20 लाख में जो अपर मिडिल क्लास है या जो लोअर अपर क्लास है वो चला आता है। और इस तरीके से उन्होंने 2 रेंज की गाड़ियाँ निकाली, और इस तरीके से ये मार्केट जो है हिट कर गया। और प्लस साथ में इन्होंने क्या नाम है इसका, मेंटेनेंस भी बड़ा अच्छा दे दिया मेंटेनेंस को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें हुई, कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो गई। बाकी जेवीज वगैरह बनाए गए। सो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन किया जा रहा है आज की डेट में, लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और इकोनॉमी ऑफ स्केल है। तो इन सब के बेसिस पर अल्टीमेटली हमें देखने को मिल रहा है दैट ऑटोमोबाइल सेक्टर इन इंडिया ये काफ़ी ज़्यादा बूम कर गया है, काफ़ी आगे बढ़ गया है। फिर हमारे पास शुगर इंडस्ट्री को लेकर के है। अब हमें पता है कि जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं दे आर बेसिकली रॉ मटेरियल बेस्ड, शुगर केन बेस्ड होते हैं। अब अगर शुगर केन है तो ऑब्वियसली इसकी जो माल्टोज कंटेंट है, यानी इसकी जो मिठास है, जैसे जैसे ड्राई होता जाएगा, सूखता जाएगा, वैसे वैसे ख़राब होती जाएगी। तो शुगर केन इंडस्ट्री प्राइमरली एक रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री, और इसी वजह से जहाँ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होगी वहीं पर हमें प्राइमरली ये इंडस्ट्रीज़ देखने को, ये जो मिल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। तो प्रॉक्सिमिटी टू शुगर केन फील्ड होनी चाहिए। मेजर एरियाज़ कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश का एरिया हो गया, जैसे कुशीनगर का एरिया मेनली शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए देखा जाता है, प्लस महाराष्ट्र का एरिया, तमिलनाडु और कर्नाटका का इलाका, ये सब हैं जो एक इम्पॉर्टेंट शुगर केन रीजन के तौर पे देखने को मिल जाते हैं। फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल। जैसे ये एक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जिसमें टेम्परेचर रेंज हमें 20-30 डिग्री के आसपास चाहिए होती है, और मॉडरेट टू हाई रेनफॉल चाहिए होता है। ये एक एनुअल बेस्ड की क्रॉप है, और ये नदर्न प्लेन में उत्तर प्रदेश, बिहार, साउथ वाले साइड में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस एरिया में प्राइमरली देखने को मिल जाती हैं। सॉइल की कंडीशन एलुवियल सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल में हमें ये देखने को मिल जाती है। एलुवियल सॉइल हमारे यूपी बिहार में मिलता है, और जो ब्लैक कॉटन सॉइल है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इस एरिया में प्राइमरली देखने को मिल जाता है। पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ फुल डेवलप्ड होनी चाहिए। दिस इज़ वाटर इंटेंसिव क्रॉप एंड दिस नीड वाटर। तो आप यूपी में कैनाल इरिगेशन हो गया, लिफ्ट इरिगेशन महाराष्ट्र में हो जाती है, तो इस एरिया से मतलब इस तरीके से पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती है। बाकी नदी के पास में रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छा प्रमोशन किया है कोऑपरेटिव मूवमेंट को लेकर के, या फिर अलग अलग पॉलिसीज़ वगैरह को बना करके। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन के नॉर पे तो आप बता ही सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बढ़िया होना चाहिए, मार्केट, ये सब वही पुरानी घिसी पिटी बातें हैं। बाकी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, लेबर की अवेलेबिलिटी हो गई, रीजनल स्पेशलाइजेशन हो गया। जैसे नॉर्थ साउथ डिवाइड हमें देखने को मिलता है कि नॉर्थ में उतनी ज़्यादा मिठास नहीं होती है, जबकि साउथ वाले साइड में चूँकि यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिठास वगैरह भी रहती है। नेक्स्ट हमारे पास में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के स्कोप एंड डेवलपमेंट को लेकर के है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेकर के एक राइटअप दिया गया है, और इसमें कुछ है नहीं ऐसा खास। बस आपको यहाँ पर जो ज्योग्राफी है वो ये ध्यान रखना है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए एक तो पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा जो क्लाइमेट यहाँ पर होना चाहिए दैट शुड बी मतलब टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए होता है, टेम्परेट क्लाइमेट, ताकि दवा मतलब नमी दवा में हल्के ठंडा बना रहे, जैसे रूम टेम्परेचर बोलते हैं ना, 27 डिग्री के आसपास यह इसको रखना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि 27 डिग्री के आसपास ये फार्मास्यूटिकल जहाँ जहाँ पर भी ये मिलेगा वहाँ पर हो जाएगा। जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, या इसके अलावा जो हिली रीजन ऑफ साउथ इंडिया वहाँ पर भी ये सब एरियाज़ में देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ते आ रही है, चाहे वो API की हो, बायोसिमिलर्स की हो, जेनरिक की हो, इन सब के कारण से अल्टीमेटली हमें स्कोप एंड डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। बाकी यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम वगैरह भी हैं। हिस्टोरिकल ग्रोथ के बारे में बताया गया है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं जिसको हम लोग डिस्कस करें। सो यू कैन गो थ्रू विद द आंसर, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, आपका आंसर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट अच्छा, यहाँ पर भी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है
एग्लोमरेशन को ही लेकर के, तो यहाँ पर भी आप एग्लोमरेशन पर ही मेन फोकस करेंगे। बाकी दिस इज़ एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री, और यहाँ पर जो हमारे रॉ मटेरियल आते हैं दैट इज़ API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये इंपोर्ट बेस्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्लाइमेट देंगे और एक ऐसा एरिया देंगे जिससे कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस कर सकें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एग्लोमरेशन के बेसिस पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और API के थ्रू फाइनल गुड्स पे कन्वर्जन करेंगे और फिर अल्टीमेटली एक्सपोर्ट कर देंगे। कोविड के दौरान में हम लोगों ने देखा था इंडिया चाइना के बीच में API को लेकर के, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि रॉ मटेरियल होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, ये एक काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ था। तो यहाँ पर यही पॉइंट बोला जा रहा है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया है इट डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इसको स्टेटमेंट जो है इंडिया चाइना रिलेशनशिप के साथ में कंपेयर करना था। तो यहाँ पर स्टार्ट यही किया गया है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी और मोस्ट एडवांस्ड है वर्ल्ड में। मतलब हम लोग काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड में नोन टॉप लीडर्स में आ जाते हैं जब भी हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। बड़ी सस्ती सस्ती सीरीज वगैरह इंडिया में बन जाती हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि जो हमारे यहाँ API है यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है वो हमारे यहाँ पर नहीं है, ये चाइना से हम लोग इंपोर्ट कराते हैं। बेसिकली जो कह सकते हैं कि कंपोजिशन में जो मिनरल्स चाहिए तो API और रॉ मटेरियल का इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया इंपोर्ट 70 to 80% ऑफ API फ्रॉम चाइना, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया चाइना अगर किसी भी तरीके से दोनों के रिलेशन में दिक्कत आई, इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर फॉल डाउन कर जाएगा। कॉस्ट कंपटीटिवनेस को लेकर के हम लोग पॉइंट बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया में सस्ती मेडिकल सर्विसेज हैं, सस्ता फार्मास्यूटिकल है। बाकी इसके अलावा अगर देखेंगे तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल टेंशन। तो पॉलिटिकल टेंशन में दोनों कंट्री के बीच में वही बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के प्रॉब्लम चल रही थी और स्ट्रेटेजिक राइवलरी चल रही है। ऑब्वियसली दो बड़े प्लेयर्स हैं एशिया साइड में, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में एक डिमांड, दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहेगा। बाकी सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी को लेकर के आप दिखा सकते हैं, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स एंड पॉलिसी मेजर्स को लेकर के दिखा सकते हैं, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन हो गया। ये तो मतलब एक जनरल पॉइंट्स हैं जो कि आप किसी भी क्वेश्चन में ईजिली लिख सकते हैं। तो ये पार्ट था जो हमारे फार्मास्यूटिकल को लेकर के था। नेक्स्ट हमारा है पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और कोल फील्ड इन इंडिया को लेकर के कि ये जो दोनों की लोकेशन है दे आर नॉट म्यूचुअली कंड्यूसिव। एनालाइज, अब यहाँ पर मेन जो थर्मल पावर प्लांट और कोल फील्ड को लेकर के है, ऑब्वियसली थर्मल पावर प्लांट का मतलब यह है कि कोयले को निकाल करके लेकर के आएंगे और यहाँ पर जलाएंगे। जब जलाएंगे तो थर्मल पावर प्लांट यहाँ पर बनते हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। सो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है बेसिकली इन दोनों के बीच में दे आर नॉट म्यूचुअली कंड्यूसिव। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो ज्योग्राफिकल और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं ये कोल फील्ड और थर्मल पावर प्लांट के बीच में इन दोनों के रिलेशन को हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो पहले अगर हम लोग कोल फील्ड को अगर देखें तो प्राइमरली जो कोल फील्ड्स है दे आर कंसंट्रेटेड इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। कोल के बारे में हम लोग देखेंगे, जब रिसोर्स का टॉपिक देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कोल अलग अलग तरीके का होता है, जैसे लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, है ना, एंथ्रासाइट। तो इस तरीके से हमारे पास में अलग अलग तरीके की कोल होती है। जो हमारे पास में इस समय बेटर क्वालिटी ऑफ कोल है दिस इज इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इन एरियाज़ में ही प्राइमरली देखने को मिल जाते हैं। जो रिच एरियाज़ हैं कोल में वो यही रीजन आ जाते हैं। लोकेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट के बारे में देखें तो हमें अलग अलग एरियाज़ में है, जहाँ जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा यहाँ पर हमें प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? सिंपल रीज़न ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी अगर हम जनरेट करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी अल्टीमेटली इन स्टेट्स को दे दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब ज़रा यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर ज़रा समझिएगा, हमने यहाँ पर कोयले से थर्मल पावर प्लांट बना लिया। चलो थर्मल पावर प्लांट में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बना ली। अब अगर मान लो हमने झारखंड में रखा थर्मल पावर प्लांट और मुझे महाराष्ट्र में अगर इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है, क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल कराएंगे उतना ज़्यादा आपका लॉस होता है। AT&C लॉसेज इसको बोलते हैं, ये लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और इसीलिए कोशिश की जाती है कि जो भी ज़्यादा हाई डिमांड वाले स्टेट्स हैं वहाँ पर हम थर्मल पावर प्लांट लगाएं, जिससे कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने में जो हमारा खर्चा आ रहा है वो खर्चा मिनिमम से मिनिमम आए। सो इसी वजह से यहाँ पर देखी जाती है जो प्रॉक्सिमिटी टू लोड सेंटर हो गया। जो भी हमारे मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर हम लोग इंडस्ट्रियल हब बना करके रखते हैं, जिससे कि जो हमारा यही ट्रांसमिशन लॉसेज जो है, AT&C लॉसेज जो होते हैं उसको हम लोग कम कर सकें। तो कोल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन लोगों को हमारे लिए चैलेंज रहेगा। ऑब्वियसली कोयले को ट्रांसफ़र करना आसान होता है, वही मालगाड़ी पे ला देंगे और फिर पहुंचा देंगे। तो यहाँ पर रेलवे की बॉटलनेक्स भी दिख जाती हैं।
प्लस कोयले की लिंकेज एंड सप्लाई चेन इशू को लेकर के कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल जाते हैं कि क्वालिटी ऑफ द कोल गुड क्वालिटी नहीं है तो हम चाइना से मंगाते हैं। इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, रीजनल पावर नीड, स्ट्रेटेजिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि हमें पॉल्यूशन जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पर मिनिमाइज़ करना होता है। लैंड की अवेलेबिलिटी को लेकर के प्रॉब्लम है। आज की डेट में हम रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, सुपर क्रिटिकल एंड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर हम फोकस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो थर्मल पावर प्लांट वाली कहानी है ये अब उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है ऑयल सीड को लेकर के। ऑयल सीड का जो एरिया है, ऑयल सीड के बारे में जैसे ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन, मस्टर्ड, रेप सीड, ये सब हमारे ऑयल सीड प्रोडक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। अब जो एरियाज़ हैं वो प्राइमरली हमें सेंट्रल इंडिया देखने को मिलता है, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें मेनली ऑयल सीड देखने को मिल जाते हैं। जहाँ जहाँ पर मोटे अनाज हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, सीरियल्स, ये सब, वहाँ पर हमें ये सब देखने को मिल जाती हैं। कैसे करना क्या है? सो दिस इज़ इंक्रीजिंग ऑयल सीड प्रोडक्शन। अब हम लोग ऑयल सीड पर फोकस कर रहे हैं, उसको और बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा बेटर क्वालिटी ऑफ सीड लेकर के आ रहे हैं, प्रोडक्शन हम लोग अपना बढ़ा रहे हैं। जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं ताकि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन सकें। बाकी हम लोग प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स लेकर के आई जा रही है, डोमेस्टिक कंजम्पशन को और प्रमोट किया जा रहा है। और भारत नाम से आप लोगों ने मे भी सुना होगा, भारत नाम से एक ऑयल आया हुआ है, गवर्नमेंट का है बेसिकली, मतलब गवर्नमेंट PSU से स्टार्ट किया जा रहा है, तो भारत नाम का एक ऑयल आया है। फिर सस्टेनेबल इनिशिएटिव को लेकर के ये सारे पार्ट आप लिख देंगे। फिर हमारे पास नॉर्थ और पेनिनसुलर इंडिया के बीच में सीधे डिफरेंस पूछ दिया गया है शुगर इंडस्ट्री को लेकर के। तो अभी हम लोगों ने इनफैक्ट डिस्कस ही किया है कि दो तरीके की चीज़ें हैं, एक तो आपकी सॉइल की कंडीशन, दूसरा हो गया क्लाइमेट। इन दोनों की वजह से, और वाटर की अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली, तो वाटर की अवेलेबिलिटी, ये तीन रीज़न होंगे जो कि इन दोनों को आपस में डिफर करेंगे। दोनों मतलब नॉर्थ और जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है। सो नॉर्थ इंडिया में देखें तो यहाँ पर क्लाइमेट जो होती है सब ट्रॉपिकल है और यहाँ पर कूल टेम्परेचर वगैरह शॉर्टर ग्रोइंग सीजन के लिए मिल पाता है। सॉइल यहाँ पर एलुवियल सॉइल मिल पाती है। वही अगर पेनिनसुलर वाले साइड में देखते हैं तो यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है विद अ लॉन्गर ग्रोइंग सीजन, और जो सॉइल मिलती है वो ब्लैक कॉटन सॉइल मिल जाती है जो कि ज़्यादा बेटर होती है। नॉर्थ वाले साइड में देखेंगे तो यहाँ पर फैक्ट्री साइज़ जो होती है बहुत स्मॉल है, बहुत पुरानी भी हो रखी है। वही पेनिनसुलर इंडिया में देखेंगे तो ये बड़ी है, नई है, मॉडर्न है, नई टेक्नोलॉजी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा रहा है। रॉ मटेरियल के बारे में अगर देखते हैं तो रॉ मटेरियल भी हमें साउथ वाले साइड में रिलेटिवली ज़्यादा देखने को मिल जाती है। पेनिनसुलर इंडिया में रिलेटिवली हमें हायर सुक्रोज कंटेंट मिल जाता है। ठीक है। चैलेंज एंड कंस्ट्रेंट में देखें तो हमें नॉर्थ इंडिया साइड में वाटर पे डिपेंडेंसी, स्मॉल फार्मर, वही पेनिनसुलर में देखेंगे तो इरिगेशन है, कोऑपरेटिव मूवमेंट है, इस कारण से अच्छा खासा यहाँ पर हमें डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है। सो इस वाले क्लास में हम लोगों ने प्राइमरली डिस्कस किया जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल बेसिस थे। अब अगर हम लोग देखें कि क्या क्या पार्ट हो गया, तो इंडस्ट्री में हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री के बारे में पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने जितने भी इंडस्ट्री के टाइप्स हैं वो सारे टाइप हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। एक बार गो थ्रू आप लोग कर लीजिएगा पास्ट ईयर क्वेश्चन से, सारे क्वेश्चन A to Z हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। एक पार्ट जो हमारा बचा है वो है इंडस्ट्रियल हाउसेज एंड कॉम्प्लेक्स। हालांकि इसके भी मेजर पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं, कुछ बचा है नहीं इसमें। जो पार्ट रहेगा वो रीजनलाइजेशन और मल्टीनेशनल, कहाँ गया, मल्टीनेशनल लिबरलाइजेशन वाला पार्ट बचा हुआ है। इन दोनों को हम लोगों को डिस्कस करना और टूरिज्म को लेकर के डिस्कस करना है। सो इट विल टेक वन मोर क्लास, और इस क्लास में फिर अल्टीमेटली हमारा इंडस्ट्री टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग जंप कर जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट को लेकर के। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम लोग जो बचा हुआ पोर्शन है वो कंप्लीट कर लेंगे। कल संडे है, पॉसिबली आपके पास में ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा डिस्कशन आएगा, एंड मे बी ऑल दोज वीडियोज़ मे बी इन अ रिकॉर्डेड फॉर्मेट, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू रहेगा, तो इस वजह से सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो कोई डाउट वगैरह रहेगा तो फिर ग्रुप पे भेज दीजिएगा, कोशिश करेंगे उसको सॉर्ट आउट करने की। बाकी आपकी श्रद्धा के ऊपर है, इट ऑल डिपेंड्स वेदर यू वांट टू प्रैक्टिस इट और नॉट। टाइम क्योंकि अब ख़त्म होने वाला है और आपको अब सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग टू मोटिवेट ऑल यू आर। तो खुद से मोटिवेट रहिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से ही चीज़ों को करिए। दिस इज़ द लास्ट मोमेंट, दिस इज़ द लास्ट रेस, और जितना भी आपके अंदर जान है उतनी जान लगा करके फिर आप कोशिश करिए रेस को जीतने की। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ स्टॉप करते हैं। कोई डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।